राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आप रोज देखते हैं, हमारे लाइव पे जुड़ते हैं, वीडियोस में जुड़ते हैं, ठाकुर बंटी सिंह। वैसे तो भाई साहब अपने नाम के आगे भी ठाकुर हटा दीजिए, नहीं आपको लोग जातिवादी बता देंगे। आजकल आपको पता ही है कि यूजीसी के बाद कितना ज्यादा सवर्णों का विरोध हो रहा है। बंटी भाई बिहार के रहने वाले हैं, राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे, हम नहीं करते हैं। बंटी भाई, मुद्दा है आज का बंगाल। मेरे पास एक डेटा है, पहले उस डेटे को मैं आपको सुनाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा कि क्या सच में बंगाल जीत रही है भाजपा। इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत त्रुटि या गलती मुझसे हुई हो। भाई मानव गलतियों का पुतला है। वैसे पहलवान, दिग्विजय पहलवान आदमी, तो वैसे ही लोग कहते हैं पहलवानों की बुद्धि घुटने में होती है, लेकिन मेरी घुटने में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पहले ऊपर वाले मनके तक तो पहुंची गई होगी। बंटी भाई, मेरे पास एक डेटा है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी में 1 लाख प्लस वोटों से सिर्फ 3 सीटें जीती है टीएमसी और बीजेपी निल। दूसरा, 90,000 से 4 सीटें जीती है टीएमसी, बीजेपी निल। 80,000 से ज्यादा वोटों से टीएमसी 2 सीटें जीती है, बीजेपी निल। 70,000 से ज्यादा पे टीएमसी 8, बीजेपी 1। 60,000 टीएमसी 8, बीजेपी 0। 50,000 18 टीएमसी, बीजेपी 0। 40,000 15 टीएमसी, बीजेपी 0। लेकिन अब गेम चेंज शुरू हुआ। अब देखिए, अब ये गेम चेंज शुरू हो रहा है। 30,000 से पहले हम 30,000 की बात करेंगे। उससे पहले आप सोच लीजिए कि 93 सीटें बीजेपी टीएमसी जीती है 30,000 वोटों से ज्यादा से, लेकिन 30,000 के नीचे आते ही टीएमसी जीत रही है 35, लेकिन 4 जीत रही है बीजेपी। 44 जीत रही है टीएमसी, लेकिन 13 जीत रही है बीजेपी। 10,000 वोटों पे 38 टीएमसी, 26 बीजेपी। 5,000 में 25 टीएमसी, 8 बीजेपी। 3,000 में 6 टीएमसी, 10 बीजेपी। 2,000 में 4 और 3। 1,000 में 0 टीएमसी, 5 बीजेपी। 500 में 3 और 2। 300 में 0 और 1, और 100 में 1 बीजेपी। अब हम लोग देख रहे हैं कि भैया आंकड़ों की बात हो रही है। एसआईआर में या हुआ वाह हुआ। मुर्शिदाबाद में 3.5 लाख वोट कटा, लेकिन बंटी भाई 11.5 लाख वोटों से जीती है मुर्शिदाबाद विधानसभा की 22 सीटों में। अब क्या आपको क्या लगता है, क्या चांस है बीजेपी का इस बार बंगाल में? देखिए, लोग, जनता की क्या अपेक्षा है, आपके दर्शकों की या मेरे भी दर्शकों, आपके, हम लोग ज्वाइंट दर्शक हैं, इसमें मैं कॉमन मानता हूं। आंकड़ों का खेल चुनाव के परिणाम में मेरे हिसाब से खास करके उन प्रदेशों में जहां जड़ता बंधी हुई है, जड़ता बंधी हुई की मतलब कि बिहार भी उसमें शामिल है। मैं तो बिहार से हूं। आपने कहा कि ठाकुर है जातिवादी नहीं, लेकिन मैं विशुद्ध रूप से कह दूं कि मैं जाति की अस्मिता की बात हो तो मैं विशुद्ध जातिवादी हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जातिवादी होने का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं, कि आप पाप को भी सर पर उठा लें, गलत को भी सर पर उठा लें। सारण वाले मामले पर हमारा स्टेटमेंट आपने देखा है, दुनिया ने भी देखा है। राजपूत का मतलब, ठाकुर का मतलब न्याय भी होता है, इसलिए मैंने ये ठाकुर नाम लगाया है। जो आपने हटाने की बात कही है, ठाकुर का मतलब न्याय भी होता है, ठाकुर का मतलब ठग तो बिल्कुल नहीं होता है। और ये दुनिया के उदाहरणों में बिलीव है। आपको याद होगा, थोड़ा समय विषयांतर कुछ मिनट के लिए हो रहा हूं, सेकंड के लिए हो रहा हूं, मिनट के लिए नहीं। चंबल के दौर में जब बिलीव की बात हुई, बेशक एक ठाकुरों के खिलाफ बड़ा लिब्रांडू जो समाज है कम्युनिस्टों का, या तथाकथित, हाँ कम्युनिस्टों का ही, दलिताइटिस एक रोग होता है उसका भी, उन लोगों ने फूलन देवी को फेस बना दिया है ठाकुरों का। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, या जो दर्शक सुन रहे होंगे, चूंकि उस विषय को मैंने सुना था, मेरे हार्ट को टच किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको।
तो फूलन देवी से जब एक आईपीएस ब्राह्मण ही थे, जब वो मिलने गया, जब सब कुछ सेटल्ड हुआ कि वो सरेंडर करेगी और उससे पूछा कि तुम कहां सरेंडर करोगे, उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी। मैं जो बात कर रहा हूं विषयांतर होकर कर रहा हूं बंगाल से थोड़ा देर के लिए इसको, लेकिन उसने इच्छा प्रकट की कि मैं सरेंडर करूंगी तो मध्य प्रदेश में करूंगी। वो आईपीएस मिश्रा जी को उनका आज तक इंटरव्यू और किताबें हैं डॉक्यूमेंटेड, वो हार कर हाथ मल कर रह गए। तो उसने कहा कि क्यों, जब हो गई सरेंडर कर दिया तो मिलने गए जेल में, कहा बोला कि नहीं, मुझे दुनिया में सबसे अधिक भरोसा ठाकुरों पर है, और उस समय ठाकुर अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, तो ये हमारा बिलीव है, इसलिए मैंने ये नाम रखा है। बाकी अब हम आते हैं बंगाल पर। आप चूंकि बंगाल से नाता, रोटी बेटी का नाता हम लोग का रहा है, मैं आज भी एक रोचक आपके न्यूज को रोचक बनाते हुए कह रहा हूं कि मेरे सिवान जिले ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के अधिकतर गांवों की, जिला तहसील छोड़ दीजिए, गांवों की स्थिति जानेंगे। अभी नहीं, 15-20 सालों की स्थिति बदल गई है। 15-20 साल के पुराने जितने भी लोगों की शादियां नहीं हुई करती थी, सब लोग बंगाल जाया करते थे, और एक सर्टेन अमाउंट के बाद आज हर गांव में 3-4 बंगालन औरतें हैं जिनका सम्मान है। मेरी भी चाची दादी लगती है, मेरे भी गांव में है, ब्राह्मण समाज में है, अन्य समाज में है। तो बंगाल जब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री का हब हुआ करता था, जिसकी लंका लगाई अपोलो टायर्स एंड बहुत सारी फैक्ट्रीज, हिंद मोटर एम्बेसडर जो पहली गाड़ी थी हिंदुस्तान की, उसकी लंका लगाई लेफ्टांडू ने, लिब्रांडू हम जिनको कहते हैं, लाल झंडे वालों ने। इनको लंबा शासन मिला, कांग्रेस के जमाने तक ठीक रही, और 70-72 सालों में 1952 से लेकर आज तक वहां अगर इंडिविजुअल जाति पर आप रखेंगे तो ब्राह्मण ने ही शासन किया है, किसी और ने नहीं किया, ये जान लीजिए आप। 1952 से 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं, वहां सीएम आज तक ब्राह्मण ही हुए हैं। मैं मानता हूं कि बंगाल सबसे प्रबुद्ध वर्ग, पॉलिटिकल वर्ग होता है, पॉलिटिकल वर्ग इस पूरे देश में। वहां हर व्यक्ति पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए, लड़ने के लिए उतारू रहता है। और इवन इतना तक मानता हूं कि एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने भरपूर मौका कांग्रेस को भी दिया, भरपूर मौका लेफ्ट को भी दिया। लेफ्ट को जितना मौका बंगाल में मिला उतना दुनिया में, इंडिया में कहीं नहीं मिला। दुनिया लेफ्ट का गढ़ है, इसलिए मेरे मुंह से दुनिया निकल गया। हालांकि चाइना में तानाशाही हावी हो गई है, रसिया में। इसके बावजूद उन्होंने ममता बनर्जी को फिर अवसर दिया, और ममता बनर्जी एक समय शेरनी के तौर पर गिनी भी जाती थी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जितना भी वहां देखिए, सबसे बड़ा समीकरण हम लोग 2014 के बाद जो देश में परिस्थितियां बदली हैं उसको हम लोग को समझना चाहिए। बंगाल उसमें सबसे अग्रणी रहा। उसमें एक उसका समीकरण इसलिए हो जाता है कि दलित और मुसलमान जो एक डीएम समीकरण लोग बनाता है, उसकी संख्या इस देश में आंकड़ा वाइज मुझे जो जानकारी है सबसे ज्यादा बंगाल में है। और दलितों को मूर्ख बनाया ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने, या माइनॉरिटीज के जो लीडर्स जो भी वहां का ओपिनियन सेट करते थे उन लोगों ने। 15 सालों तक, 27-35 सालों तक उन्होंने कम्युनिस्टों को शासन दिया। बिहार में भी यही होता है, लालू को हम लोगों ने 15 साल दिया, नीतीश जी को 20 साल दिया, उसके पहले कांग्रेस को दिया। आज की स्थिति में आंकड़े जो भी आपने बताए, आंकड़ों के फेहरिस्त प्रशांत किशोर, जिनकी टीम आज भी प्रतीक जैन के नेतृत्व में आईपैक आज भी काम कर रही है। जी आप बोले, हम एकदम बिल्कुल डेमोक्रेटिक रहेंगे। 2 ठाकुर है, डेमोक्रेटिक रहना जरूरी है। नहीं, पीके हाँ, पीके, अच्छा पीके, ठीक है। उनकी ही छायावाद में फर्जी तरीके से, जिसको कहते हैं कि हमने छोड़ दिया है, उन्हीं की टीम और उन्हीं के सबऑर्डिनेट प्रतीक जैन वहां हैंडल कर रहे हैं ममता बनर्जी की टीम को। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, पीके या पीके का कोई भी टीम उनकी जनसुराज पार्टी बन गई आकर इसका खंडन कर दे। हर हफ्ते आके प्रतीक जैन रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल डील है ममता बनर्जी से। लेकिन मैं इस बात को सहमति से और पूरी ईमानदारी से मानता हूं कि पिछली बार वो सही साबित हुई, इसलिए साबित हो कि पिछली बार वो तक प्रोफेशनल थे, अब वो पॉलिटिकल हो गए। तो वो लड़ाई भी जो लड़ रहे हैं, छायावाद में लड़ रहे हैं। इस बार जो आपने डाटा दिया है, बिल्कुल 1-1.5 लाख, वो मैं एसआईआर पर नहीं जाता, एसआईआर को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा उम्मीद है कि एसआईआर के बाद जहां जहां भी चुनाव होंगे इस पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तहां रियल लोकतंत्र में जो भरोसा लोग रखने वाले होंगे। मैं खुद चुनाव लड़ा हूं, लेकिन मेरा उसके बावजूद सबसे कम नाम मात्र के वोट मेरे आए। लेकिन मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि एसआईआर ने इलेक्ट्रल रिफॉर्म में बहुत बड़ा योगदान किया है इस देश में, मेरा ऐसा मानना है। और जहां जहां चुनाव होंगे तो जो लोग लोकतंत्र को पसंद करने वाले होंगे उनको संतुष्टि मिलेगी, उनको लाभ मिलेगी। एसआईआर के खिलाफ जो जितना बिल बिलाए, आप मान लीजिए कि उसको इतना बड़ा नुकसान है,
तो SIR के खिलाफ लोगों ने शब्दों प्रेस ब्रीफिंग तक लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने बिहार में इसी यात्रा निकाली और राहुल जी को जानते हैं कितने सीट आए? SIR को इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर राहुल जी ने इस पूरे बिहार की यात्रा की और राहुल जी को सीट आए कितना? 6 उंगली आ गई है, 6। अब उसके बाद सुन लीजिए, 6 छोड़ दीजिए, 6 में जब अगली बार मौका आया प्रदर्शन करने का तो 3 उसमें से चले गए, बच गए हैं 3। और मेरा दावा है जिस दिन एनडीए को जरूरत पड़ेगी 6 भी चले जाएंगे। यानी बिहार के लोगों ने यह साबित किया, सबसे पॉलिटिकलाइज स्टेट बिहार के लोगों ने, कि SIR का वो झूठा था। और SIR में जो आरोप लगाए गए कि फर्जी वोट काटे गए हैं, मैंने आपको एक डिबेट में पहले भी कहा है, मैं अभी हाँ आप बोल रहे हैं, फिर मैं बंटी भाई, पर बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी बहुत दिनों से है। हाँ। बंगाल में ऐसा नहीं है ना, बंगाल का सिनेरियो अलग है बंटी भाई, बात को समझिए। हम बिहार को बंगाल से SIR के मुद्दे पे कभी भी तुलना नहीं कर सकते। आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए, बस मुझसे आपका बस एक सवाल है कि क्या इस SIR का फर्क पड़ेगा? जब मैंने आपको आंकड़े बताए, हाँ मैं बता रहा हूं क्यों पड़ेगा। अभी मेरे सामने खुले हुए हैं, फिर से बता देता हूं ना, सिंपल। नहीं करना है मुझे, ध्यान, यस रिपीट नहीं करना, मुझे ध्यान है। हाँ, लाख वाले भाई 93 सीट, 30,000 प्लस ममता। और मेरा एक दूसरा सवाल है आपसे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने अपने लोग लगा दिए और पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। जो शंट में अधिकारी थे, जो शंट लाइन पे थे, और मतलब जो बेचारे बंगाल के प्रशासन से प्रताड़ित थे, हम उनको ले आए हैं। और जो लोग ममता के फेवर वाले थे उनको हमने हटा दिया है। उसके बाद हमने मालदा की घटना देखी है बंटी भाई। मालदा की घटना हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के 7 जजों को, जिसमें 3 महिला थी और एक महिला की गोद में बच्चा था, उनको 10 घंटों तक एक TMC, या हम ऐसा कह सकते हैं, TMC नहीं, एक एंटी बीजेपी भीड़ ने, उन्मादी भीड़ ने 10 घंटों तक बांध के रखा। मजबूरी में वो फंसे रहे और अंत में पैरामिलिट्री फोर्सेस को रेस्क्यू करना पड़ा। और उनके रेस्क्यू के मार्ग में भी TMC के चेलों ने, लेफ्ट के चेलों ने बाधा डाली है। और मैं सच बताऊं बंटी भाई, मैं हैरान हूं कि उस दिन वो लोग बच के कैसे चले गए। जो माहौल था ना। अब सुनिए, नहीं आपके 2 सवाल है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, आपके सवाल वाजिब भी हैं। बंगाल से बाहर रहकर, बंगाल में हम लोग 2-3 दिन बाद जाएंगे। SIR का मुद्दा, इसलिए मैं कह रहा था, थोड़ी मेरी बात रह गई थी, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं कि SIR के मुद्दे पर सबसे अंतिम स्तर तक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक बेवजह की सड़क छाप फालतू वकील बनकर लड़ी, जिसका नाम है ममता बनर्जी। आपने भी उस वीडियो को देखा होगा, आप तो जागरूक और पढ़े लिखे। मैंने देखा कि मिलोड छोड़कर कोई कन्विंसिंग सबमिशन नहीं था ममता बनर्जी का, और उसका कोई असर नहीं हुआ, इवन उल्टा असर हुआ। मैंने दिन में आपको बताया था थोड़ी देर पहले के लाइव में कि एक आदमी नहीं निकलकर बिहार, देखिए SIR के बाद पहला चुनाव बिहार में, मेरे बिहार में हुआ है, और एक आदमी निकलकर नहीं आया कि मेरा नाम कट गया है और मुझे वोट नहीं देने का अवसर मिल रहा है, जबकि उसका ऑप्शन है चुनाव आयोग में। अगर आप ऐसी स्थिति आती है तो उसका ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। रही बात आपने जो आंकड़े पेश किए हैं, 2 तरह, मैं 2 उदाहरण से आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा, इसको परिप्रेक्ष्य से अलग जोड़ लिया जाएगा, अभी है समय हमारे पास। मुझसे कुछ लोग मिले बंगाल के चुनाव, बनारस के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी के, अन्यथा न लीजिएगा, आपके बगल का है, अजय राय जी के स्वजातीय लोग थे। हम लोग जो सुबह वाली आरती होती है उसमें शामिल होते, उसका नाम बड़ा अच्छा रखा गया है कुछ, मैं शामिल हुआ था, मैं अपने एक बड़े सीनियर नेता के साथ। उन लोगों ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि अजय राय इतनी फाइटिंग में है, इतनी लड़ाई में है, वरना परिणाम कुछ और होता। हमारे 60% भूमिहार समाज के लोगों ने वोट कर दिया एनडीए के दौर में। ये मैं भी मानता हूँ, प्रकाश के लोग तो एनडीए माइंडेड है। और दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लड़े थे मेरे बगल में देवरिया से, जहां मैं बैठा हूं, यहां से 15 किलोमीटर दूर देवरिया शुरू हो जाता है। तो
उन लोग वो हारे मात्र 20,000 या 30,000 वोट से, 30 से ज्यादा नहीं होगा, 20 होगा या 30 होगा। कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके सो जाती है लोगों, मेरे भी सो जाती है। उनके लोगों का ये मुझसे दर्जनों लोगों का बातचीत था कि हम लोग को नहीं मालूम था कि अखिलेश प्रताप सिंह इतने रुद्रपुर के रहने वाले, इतनी लंबी लड़ाई लड़ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग वोट कर देते। हमारे 95% राजपूतों का वोट एनडीए हो गया शरद मल्ल त्रिपाठी जी को। तो सॉरी, विधायक शरद मल्ल त्रिपाठी, जो अभी वो भी एमपी भी त्रिपाठी जी हैं। शलभ मणि वो हमारे 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 तो बड़े खास है, हमारे हाँ हमारे बिल्कुल मेरे बिल्कुल। पिताजी से बड़े अच्छे तो संबंध हैं। परिस्थितियां जो आपने डेटा दिया है, उस समय की डेटा ये थी कि हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस और लेफ्ट निष्प्राण नहीं हुई थी। इस बात से तो आप सहमत होंगे, पिछले विधानसभा हाँ चुनाव हाँ, में जैसे ये मैं जीरो, मानूंगा, मैं भी सब ये मैं मानूंगा, हम, ये मानूंगा मैं। हाँ हम लोग उस समय भी मान लिए थे। आपको याद होगा, मैं हम लोग आज भी बात की है कि त्रिपुरा में भाजपा इस स्थिति से आएगी, ये मुझे भी बहुत आश्चर्य था। आई, लोकतांत्रिक सिस्टम से दोबारा भी आई। तो बंगाल में पिछले चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों निष्प्राण हो जाएंगे, निष्प्राण मतलब 0-0 आ जाएंगे, इसका आकलन मुझे तो नहीं था। आपको हो तो बताइए। हमको लगा खाता तो जरूर खुलेगा। तो उस समय तक लोगों को लगा था कि ऐसी स्थिति बनेगी और लेफ्ट कांग्रेस, आपको याद होगा पिछली बार विरोधाभास था कि पोस्ट पोल चुनाव में सीटें आने के बाद लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर ममता बनर्जी के साथ सरकार बना सकती है। ये अलग बात है कि ममता को अकेले इतनी बहुमत आ गई कि उन्होंने सरकार बनाई और लेफ्ट और कांग्रेस ये आ गई। ये भाव था अंतिम समय तक। आपको याद होगा पिछले चुनाव में तो लग रहा था गठबंधन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जैसा केजरीवाल और कांग्रेस का हरियाणा में था या दिल्ली में था। याद है आपको पिछले चुनाव में होगा नहीं होगा, अंतिम दिन तक इंतजार किया जा रहा था। तो उस भाव में ममता जी चुनाव लड़ी थी। इस बार मेरा ऐसा मानना है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 2/3 बहुमत से बीजेपी आ रही, लेकिन एक आरोप और लगा है कीर्ति झा आजाद के द्वारा, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, एक सीएम के बेटे हैं, 3 बार यहां से सांसद रह गए हैं। मैं उसे जोड़ रहा हूं आपको। उन्होंने आरोप लगाया है और उनके हवाले से आरोप लगाया गया कि बिहारियों का बहुत सारा नाम जोड़ा गया है वहां बंगाल में। आपको आश्चर्य है कि बिहारी, आपको भी मालूम है कि पिछले 20 सालों पहले तक जितने बिहारी पलायन करते थे नौकरी के लिए या रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, वो बंगाल ही करते थे। तो एक पीढ़ी बसी हुई, दिल्ली में नहीं बसी है, वैसी मुंबई में नहीं बसी है। जैसे आपके जौनपुर का हर परिवार लगभग मुंबई से कनेक्ट है। आप तो बगल के हैं। हर परिवार, जौन शायद परिवार, हो सकता है कि एक एक गांव में 100 परिवार हों। हाँ मैं गया हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो नौकरी कर रहे हो या पढ़ रहे हो या स्ट्रगलिंग में हो, एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन एक परिवार कनेक्ट है मुंबई से। उसी तरह से हमारे सारण का लगभग हर परिवार कनेक्ट है गल्फ से, और बिहार का लगभग हर गांव कनेक्ट है बंगाल से। आज भी 10-12 परिवार मेरे गांव के रहते हैं, मैं छोटा सा 200 घरों का गांव। ये ब्लेम लगाना, और ममता जी का जो हम लोग डिबेट कर चुके हैं करीब 1 हफ्ता पहले कि अब ममता जल्दी आरोप न लगाना शुरू कर दे कि चुनाव आयोग ये हो गया है, पैरामिलिट्री ये हो गई है, भारत सरकार ये हो गई है, तो वो शुरू कर चुकी है ममता जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि लड़ाई टफ है। दूसरा, एक मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं, कुछ पत्रकारों को मैंने चिन्हित किया जो बंगाल गए हैं। हम लोग तो जाएंगे जनता के साथ 2-3 दिन के बाद, लेकिन कुछ को मैंने चिन्हित किया। जब वो कहते हैं कि भाजपा यहाँ टफ लड़ाई में है, तो मैं मान लेता हूं कि भाजपा वहां बहुमत में है। जब वो कहते हैं कि भाजपा यहाँ हार रही है, तो मैं मानता हूं कि भाजपा वहां लड़ाई में है। और जब वो कहते हैं कि भाजपा 0 है, तब मैं कहता हूं कि भाजपा कमजोर स्थिति में है। जिसमें हमारे आजमगढ़ के आपके बगल के राजीव रंजन जी हैं, जिनका मैं प्रशंसक भी हूं कुछ मामलों में, और मिलेश हैं, और अभी सपुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम को क्या कहा जाए। चूंकि अभी मैं गया नहीं हूं तो फाइनल टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, जाने के समय मैं बताऊंगा। लेकिन अभी इन लोगों को सुनकर लग रहा है कि ये लोग इस लेवल पर आए हैं कि भाजपा लड़ाई में है। तो इनका पत्थर दिल पर रखकर, तो कितने टन का पत्थर इन्होंने सीने पर रखकर ये बोला होगा कि भाजपा लड़ाई में है, ये साबित करता है कि भाजपा वहां अपर हैंड में है। बाकी परिणाम जो होगा हम लोग देखेंगे। बट्टी भाई, आप हम एक परिवार के ही हैं। मैंने हाँ आंकड़े बिल्कुल। दिए, आपने मुझे तथ्य हाँ बताए, आपने मुझे जी कीर्ति आजाद के बारे में बताया। जी। लेकिन मेरा बस एक डर है कि अगर इस हाँ बार हम बंगाल न जीते ना, तो हाँ। बंगाल में जो भाजपा का वोटर है या कैडर है ना, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होगा, हतोत्साहित होगा। वो मैं नहीं चाहता। मैं तो महादेव से, श्री कृष्ण से, श्री राम से, बजरंग बली से एक ही प्रार्थना करूंगा, कैसा हूं बंगाल जिता दा ए प्रभु।
है तमिलनाडु, तमिलनाडु चाहे हरवादा, पर बंगाल जीता था। ए भगवान, कैसा हो बंगाल जीता था भाई। क्योंकि सुनिए, एक एक बात आपने कह दी है, इसलिए मैं थोड़ा सा टोकराऊं, फिर आप बोलेंगे। तमिलनाडु पर मुझे एक मित्र ने फोन किया था, किसी ऐसे वो ऐसे बेंगलुरु में है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मतलब श्राप लगेगी ब्राह्मणों की। हमको नहीं मालूम है, उनको नाम तो रखा उन्होंने नाम रखा जयललिता की पार्टी का या डीएमके का। मैंने उस पर डेटा पे एनालिसिस नहीं किया, लेकिन टेलीफोनिक मेरे जाति से है और साहू समाज से है। वो नरेंद्र मोदी जी के मतलब ईबीसी समाज से है, वो ब्राह्मण भी नहीं है, लेकिन उनको हिंदुत्व में बिलीव है मेरे जैसे। उन्होंने कहा है कि एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। आपको मालूम है तमिलनाडु में, आप विश्लेषण करते हैं, आपका चैनल वो देखते हैं, दोनों स्लो जिंदगी और वो बाबा की करी खुट्टी, आज तीसरा मैंने उनको बताया। तो अब पता नहीं क्या है सच्चाई, कल इस पर हम काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो श्राप तो लगेगा तमिलनाडु में, और वहां भी शायद परिवर्तन हो। इसलिए मैंने रोका आपको, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं बंटी भाई, मेरी बात समाप्त हो चुकी है। बस मैं इतना चाहूंगा, कैसा हूं ममता का ये कुशासन खत्म हो और बंगाल की जनता भी डबल इंजन की सरकार के साथ ग्रो करे। बंगाल को फिर वही वैभव प्राप्त हो जो कभी किसी जमाने में था। भद्रलोक कभी नहीं, वापस आपकी आजादी के बाद इस देश को सबसे बड़ी इंडस्ट्री, हमारे गांव के जो लोग भी हैं या पूरे बिहार पूर्वांचल के लोग कोलकाता हैं, वो लोग कोई शौक से तो घूमने नहीं गए थे, कोई तीर्थ स्थल है नहीं। सारे जूट मिल, अपोलो टायर्स, हिंद मोटर गाड़ी, पहली गाड़ी हिंदुस्तान में कलकत्ता में बनी, और भी बहुत सारे चीज। तो कलकत्ता को अंग्रेजों ने भी एक ब्रिज, आपको याद होगा अंग्रेजों के समय तो कलकत्ता ही हमारी राजधानी थी, बाद में दिल्ली बनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कलकत्ता में एंटर की थी। तो कोलकाता को, अभी कोलकाता हम लोग कह रहे हैं, अभी तो कोलकाता हो गया, कोलकाता को सबसे समृद्ध अंग्रेजों ने भी छोड़ा। और आजादी के पहले और बाद दोनों समय कोलकाता सबसे समृद्ध था इंडस्ट्री वाइज। और एक चीज जान लीजिए, हम लोग बिहार के लोग चाहे जितनी तारीफ कर लो, मैं अपने खुद की प्रशंसा खुद में करने वालों में से व्यक्ति नहीं हूं। सबसे अधिक इंटेलेक्चुअल्स अगर पैदा हुए इस देश में तो वो बंगाल में हुए। फ्रीडम फाइटिंग में आप जितने बड़े नाम देखेंगे, चाहे वो रचनात्मक दृष्टि से लड़ रहे हो, फील्ड में लड़ रहे हैं, फील्ड में तो हमारे बलिया, मुगल सराय और बनारस वाले ज्यादा है, मंगल पांडे का क्षेत्र है और वीर कुंवर सिंह का क्षेत्र है। लेकिन रचनात्मक तरीके से, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी के तरीके से, बलिया का तो मुकाबला नहीं है सर। बागी बलिया नाम ऐसे थोड़ी मिला है सर, जिला जिसको नहीं, आप देखिए पंडित जी, जो भी बड़ी लड़ाई हुई है शरीर से, योद्धा की तरह जान देकर, उसमें ये पूर्वांचल आगे रहा है, तो आज नहीं कभी भी। लेकिन पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से और रचनात्मक दृष्टि से बंगाल ने बड़ी लड़ाई लड़ी, और इंटेलेक्चुअल्स भी बंगाल में बड़े पैदा हुए। इंडस्ट्री भी अंग्रेजों ने वहां बड़ी काफी दी, अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेजों के जाने के भी बाद। लेकिन उसका भट्ठा बैठाया लिब्रांडुओं ने, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में सरकार 35 साल चली। अब देखिए सर, कम्युनिस्टों का तो सर, इनका लेफ्टिस्ट का तो सर एक एजेंडा रहा है, भारत को बर्बाद करो, हर तरह से करो। अकबर महान था, बीरबल महान था, ये इन्होंने सिखाया है सर। चाटुकारिता इन्होंने सिखाई हमारे सिस्टम को। तो बंटी भाई कहीं ना कहीं उसको बढ़ाया ममता ने। आपको याद होगा कि जो नैनो की फैक्ट्री लग रही थी सिंगूर में, आप तो उसमें छोटे होंगे लेकिन स्मृति आपकी होगी, लग चुकी थी, लग चुकी ना उसकी लंका, हाँ यस लग चुकी थी। आप एग्री, आई एग्री विद यू। और उसकी लंका लगाकर गुजरात भेजा इसी ममता बनर्जी ने। और वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर था कलकत्ता का, कोलकाता का, या बर्धमान का, दुर्गापुर का, रानीगंज का, सब खत्म हुआ। तो इसलिए मैं भी चाहता हूं, मेरी भी इच्छा है, मेरे चाहने से कुछ होना नहीं है, लेकिन हम लोग फील्ड में चलेंगे तो ज्यादा बात करें। अभी भी मेरी बात लिब्रांडू पत्रकारों को देखकर लग रही है कि वहां बीजेपी लड़ाई में है। तो बंटी भाई भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर दही शक्कर। आपने जो बातें आज मुझसे बताई हैं उस बातों से मैं सहमत हूं। मैं भी चाहता हूं मन से कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार आए और वापस बंगाल, मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, वापस बंगाल भद्रलोक बने, भद्रजन अपनी समृद्धि को पाए। यस, हाँ, अपनी अपनी सर उस गरिमा को पाए जिसका वो हकदार है, और राष्ट्रवाद को पाए सर जिसका वो हकदार है। मैं नमन करता हूं सर उस धरती को जहां से रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस निकले हैं, बंकिम चट्टोपाध्याय निकले हैं। तो कहीं ना कहीं सर अभी बंगाल में वो पोटेंशियल बाकी है। लेकिन वही बात है कि अब ईवीएम डिसाइड करेगा कि बंगाल का और बेड़ा गर्क होगा कि बंगाल वापस समृद्धि के राह पे चलेगा। बंटी भाई आपने इस बात से भी मैं सहमत तक मुझे समय दिया,
उसके लिए बहुत धन्यवाद। अन्य किसी विषय फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माँ काली।